हेलो बच्चों। आज हम द लिविंग वर्ल्ड को वन शॉट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सारे डिफिकल्ट वर्ड, सारे लाइंस जिसको सिंप्लीफाई करेंगे और मैक्सिमम पीवाईक्यूज को इसी एनसीईआरटी लाइन के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो, द लिविंग वर्ल्ड टॉपिक के नाम में, टॉपिक के एनसीईआरटी पेज के पहले पेज में अर्नेस्ट मेयर साइंटिस्ट के बारे में कुछ जानकारी दी है, जिसमें हमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड आते हैं। जो दूसरा वर्ड है, दूसरे लाइन में जो वर्ड है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट का मतलब ये होता है कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंज हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देखो क्या बोला है, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन द ऑल द टाइम। जो 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, उसमें से अर्नेस्ट मेयर साहब एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे, जिनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी बोला गया है। 19th सेंचुरी का काम जो था वो डार्विन का था, एक्चुअल काम जो इवोल्यूशन से रिलेटेड था। और 20th सेंचुरी में लाइक हाउ द डार्विन हैज डन समथिंग इन द फील्ड ऑफ इवोल्यूशन, लाइक सेम द अर्नेस्ट मेयर हैज आल्सो टॉक्ड अबाउट सिंगल हैंडेडली टॉक्ड अबाउट स्पेसीज। सो इसीलिए उनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला गया है। और उन्हें इस काम के लिए फॉर एन एप्रिसिएशन एक टाइटल भी दिया है, जिस टाइटल का नाम है अलेक्जेंडर अगेसिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमिरेट्स। जो कंट्रीब्यूशन किया है उन्होंने, जो अपना काम किया है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए उनको नवाजा गया है। अगले पेज पे चलते हैं। हर एक पेज को, हर एक लाइन को हमने थोड़ा थोड़ा डिवाइड किया है। देखो, अर्नेस्ट मेयर साहब ने लगभग 80 साल काम किया, और उस सालों में उनका काम जो था, वो काम स्पेशली उन्होंने जो स्पैन किया अपना लाइफ स्पैन, वो ऑर्निथोलॉजी में। ऑर्निथोलॉजी मतलब बर्ड्स का डिटेल्ड स्टडी, टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड आता है। जू जियोग्राफी, जहाँ पे एनिमल्स कहाँ रहते हैं और वहां पे ही क्यों रहते हैं, इसका जिधर रेफरेंस आता है उसको हम जू जियोग्राफी कहते हैं। इवोल्यूशन, जो चेंजेस होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हाउ द स्पीसीज हैज अडेप्टेड, इसके बारे में जहाँ पे बोला जाता है उसको इवोल्यूशन कहते हैं। सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है इंटर रिलेशन ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज ऑर्गेनिज्म। तो इस सभी चीजों के बारे में, इस सभी कॉन्सेप्ट के बारे में अर्नेस्ट मेयर साहब ने लगभग अपना 80 ईयर का करियर डेडिकेट किया, और उन्होंने सिंगल हैंडेडली ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इस कंसेप्ट के बारे में बोला। और उन्होंने ये समझाया कि ये क्वेश्चन सबसे जरूरी है, जहाँ पे बाकी लोग अलग अलग क्वेश्चन में जुटे पड़े थे, वहां पे अर्नेस्ट मेयर साहब ने ये बोला कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये सेंट्रल क्वेश्चन है विद द रेफरेंस ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो वो काम को बहुत ज्यादा सही ढंग से हाईलाइट किया गया है। अगले पेज पे चलते, देखो क्या बोला है कि क्या बोला है, सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। उन्होंने एग्जैक्ट जो पिन पॉइंट क्वेश्चन था उस टाइम पे, उसको क्या किया है, फोकस किया है। हालांकि जिस क्वेश्चन को ज्यादा बोला नहीं गया था। देखो क्या बोला है, और बहुत जरूरी चीज, इन्होंने अपने काम में इतना अच्छे से काम को प्रेजेंट किया, फोकस किया, और सिंगल हैंडेडली अलोन इन्होंने बोला कि क्या होता है, और बहुत सारे ऐसे सवाल उठाए जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अभी स्पेसीज डाइवर्सिटी को समझो। इसी पैराग्राफ में कुछ मुश्किल सवाल जो दिए गए हैं, देखो कि ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली मेड ओरिजिन ऑफ स्पेसीज डाइवर्सिटी द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मतलब हमने ये समझा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्पीसीज कैसे बदले हैं। अभी डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, देखो डाइवर्सिटी मतलब होता है वैरायटी, स्पीसीज मतलब क्लोजली रिलेटेड ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट दे कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स। तो देखो, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का और एक मतलब समझिए, लिविंग थिंग्स ने कैसे अपने आप में बदलाव किए हैं, जिसके कारण वो स्ट्रगल करे, जिसके कारण वो सरवाइव करे, ये सारा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में बोला गया है। अगले पेज पे चलते बात करते, देखो उनको इस काम के लिए, मेयर साहब को इस काम के लिए तीन तीन प्राइजेस अवार्ड हुआ है। जैसे स्पोर्ट्स में अगर किसी को तीन तीन प्राइज मिलते हैं तो उसको ट्रिपल क्राउन बोला जाता है। तो इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी अर्नेस्ट मेयर साहब को भी तीन तीन प्राइज मिले हैं। बैल्जन प्राइज 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज 1994 में, क्रैफोर्ड प्राइज 1999 में।
बच्चों मैं आपके साथ ये उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो पॉज करके एनसीईआरटी के उस पेज पे बने रहिए और आप इस हर एक डिफिकल्ट वर्ड को समझने की कोशिश कीजिए और अपने लाइन को, अपने मीनिंग को सुधारने की कोशिश कीजिए। एनसीईआरटी अगर आप इस तरीके से पढ़ते तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखो ये सारे के सारे अवार्ड बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड थे बायोलॉजी में जो अर्नेस्ट मेयर साहब को मिले उनके 80 साल के करियर के लिए। देखो यहां से एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट होता है अपना। ये पहला पेज जो था वो पूरा अर्नेस्ट मेयर साहब का ही था। यहाँ से जो शुरू होता है वो अपना एक्चुअल टॉपिक है, द लिविंग वर्ल्ड। तो यहाँ से हम ना लाइन बाय लाइन जाएंगे, वर्ड बाय वर्ड जाएंगे और आपको पूरा समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको जिस जिस वर्ड में मुझे लगता है कि आप डिफिकल्टीज फाइंड आउट करते हो उस वर्ड को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखो क्या बोला है, हाँ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। द वाइड रेंज मतलब वैरायटी, वाइड का मतलब है यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ लिविंग टाइप्स। अमेजिंग है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैबिटेट, जहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब जहाँ पे रहना, जहाँ पे लिविंग इज लिटरली डिफिकल्ट। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैबिटेट, हैबिटेट मतलब जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपना लाइफ स्पैन स्पेंड करते, कहाँ पे रहते हैं। वी कैन फाइंड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट का मतलब होता है जिस ट्रीज को अपने लीव्स शेड करने पड़ते हैं, सारे के सारे लीव्स शेड करते और वापस नए लीव्स आते, डेसिडियस फॉरेस्ट उसका मतलब है। ओशन समंदर में, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट, हॉट स्प्रिंग, यहाँ पे आप इन सभी ऑर्गेनिज्म को या सभी अलग अलग टाइप के लाइफ फॉर्म को ढूंढ सकते हो, मिल सकते हैं। तो इसे बोला एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैबिटेट और जो हमें स्पीचलेस रखता है, क्योंकि अगर आप ये सारे कंडीशन देखते हो, सारे हैबिटेट देखते हो तो आप भी समझ पाते हो कि यहाँ पे रहना उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा। देखो आगे क्या बोला है, द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स। गैलोपिंग मतलब जो एक दौड़ता हुआ घोड़ा जो आपको दिखाई देता है हमेशा बहुत सारे पिक्चर फ्रेम्स में जो गिफ्टिंग ऑप्शंस में भी अवेलेबल होता है, वो आपको हमेशा सरप्राइज करता है। माइग्रेटरी बर्ड्स जो बहुत दूर से माइग्रेट करके आते हैं क्योंकि वहां पे उनके लिए कंडीशंस फेवरेबल नहीं होते। वैली ऑफ फ्लावर्स, अटैकिंग शार्क, ये जो इवोक और ये जो वर्ड है AWE वाला, तो ये आपको क्या समझाता है, ये मिक्स्ड काइंड का फीलिंग है। जो फीलिंग आपको सरप्राइज भी कराता है, जो फीलिंग आपको डराता भी है, जो फीलिंग आपको बहुत मेस्मराइज कराता है और आपको एक फीलिंग ऑफ फियर भी देता है। तो ये मिक्स्ड वाला फीलिंग है। जैसे अटैकिंग शार्क देख के कोई भी डर सकता है और वैली ऑफ फ्लावर देख के कोई भी सरप्राइज हो सकता है, मतलब आनंदित हो सकता है, ऐसे समझिए। तो ये वाले वर्ड्स है कुछ। तो पहले पैराग्राफ में हमने ये समझने की कोशिश की है, जहां पे भी आपको लगता है कि मीनिंग जरूरी है आप एनसीईआरटी के मार्जिन को यूज करिए, साइड में मीनिंग लिखिए। आपको हमेशा ये वाला ट्रिक काम करेगा और आपको अगले रीडिंग में इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगला वाला पैराग्राफ देखिए, इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है एक दूसरे में अलग अलग मुद्दों पे मतभेद होना। इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, इकोलॉजिकल मतलब जहाँ पे अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, कुछ चीजें शेयर करते हैं। देखो इकोलॉजिकल, एनिमल्स फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर सर्वाइवल। अभी जहाँ पे एनिमल एक साथ रहेंगे, कुछ ना कुछ चीजें वो जरूर शेयर करेंगे अपने एक दूसरे के साथ। तो इसमें होने वाली चीजें कौन सी होती है, देखो फूड होता है, टेरिटरी होता है, मेट होता है, जो एक जगह पे रहने के बाद एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो जो चीजों शेयर करते तो तब आता है कन्फ्लिक्ट वाला क्वेश्चन। कन्फ्लिक्ट मतलब इनमें ना उस चीजों के लिए कंपटीशन हो सकता है। और दूसरा इसी वर्ड का अपोजिट वर्ड आता है कोऑपरेशन। जैसे अगर आप कोऑपरेशन के लिए समझते हो तो कोऑपरेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा है। जो बी हाइव्स होते हैं उसमें ना बी हाइव्स बहुत अमेजिंगली एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं। पॉपुलेशन का मतलब होता है, देखो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक बोला गया है सेम स्पीसीज वाला है। स्पेशली कम्युनिटी का मतलब होता है जहाँ पे अलग अलग स्पीसीज एक साथ आते हैं। अभी मॉलिक्यूलर ट्रैफिक का मतलब समझो। ट्रैफिक का मतलब अपना वही पुराना है, लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना है कि प्रोटीन होता है, वाटर होता है, न्यूट्रिएंट होता है, ये सारा सेल के अंदर क्या क्या किया जाता है, एक सेल से दूसरी सेल की तरफ आता जाता रहता है। तो इसे बोला गया है मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल। जिसमें हमें क्या समझ में आता है, यहाँ पे हमें यह समझ में आता है कि हर एक चीज को, हर एक सेल को किसी दूसरे चीज की जरूरत है। तो ये क्वेश्चन में हमें दो क्वेश्चन
अपने आप समझ में आते हैं, जो यहाँ पे बोले नहीं गए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास दो क्वेश्चन जरूर है। तो देखो, व्हाट इज इंडीड इज अ लाइफ पूछा गया है। द क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिसिट, टू अनस्पोकन क्वेश्चंस विद इन इट। पहला क्वेश्चन होता है टेक्निकल वाला, और दूसरा क्वेश्चन है जो फिलोसॉफिकल वाला। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखो व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ, एंड सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लाइफ बोला गया है। तो अगर आप दोनों क्वेश्चन को समझते हो, देखो क्या बोला है, पहला क्वेश्चन व्हाट इज लिविंग, और दूसरा क्वेश्चन जो इसको अपोज करता है व्हाट इज अ पर्पस ऑफ लाइफ। तो ये दोनों क्वेश्चन को आपको समझना बहुत जरूरी है। पहला क्वेश्चन तो हम बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं, लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ हमारे लिए, जैसे हमारा उम्र ढलता है, बढ़ता है, तो उसके हिसाब से पर्पस ऑफ लाइफ, मुझे लगता है, इंडिविजुअल ओपिनियन है ये मेरा, कि पर्पस ऑफ लाइफ बदलता रहता है। मे बी आपको इस पे, अगर आपको कुछ अलग लगता है तो आप कमेंट करके इस पे जरूर बता सकते हैं कि आपका क्या ओपिनियन है सेकंड क्वेश्चन के लिए। फॉर राइट नाउ, व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ? Whomsoever watching this point, watches this part of video, please let me know your opinion in the chat box कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। देखो, चलो अगले स्लाइड में चलते हैं, अगले पॉइंट में चलते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब समझाते हैं। डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। डाइवर्सिटी, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म, अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम ये बात करते, इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी, अलग अलग टाइप के आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखेंगे। पॉटेड प्लांट है, इंसेक्ट है, बर्ड्स है। बारिश के दिनों में आपको बहुत ज्यादा इंसेक्ट दिखाई देती है, क्योंकि वहां पे ना उनके लिए बहुत अच्छे फेवरेबल कंडीशंस है। हमारे घर में जो पेट्स है वो आपको देखने को मिलते हैं, ये सारे लिविंग है। अगर हम दो बड़े ग्रुप के बारे में बात करते हैं, तो एक होता है एनिमल, एक होता है प्लांट। तो ये अलग अलग ग्रुप जो हम बात करते हैं, उनमें भी आपको विभिन्न भिन्नता दिखाई देगी। देखो क्या कह रहे हैं, अगर ये हुए दिखाई देने वाले ऑर्गेनिज्म, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो आपको खुली आंखों से नहीं दिखते, जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिनको माइक्रोस्कोप के बिना देख पाना बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप अपना एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाओगे, एरिया ज्यादा एक्सप्लोर करोगे, तो आपको ज्यादा वैरायटी और ज्यादा रेंज के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। जैसे आप अगर आपके गली में, मोहल्ले में, गांव में घूम रहे हो, और अगर आप अचानक से कहीं जंगल विजिट में जाते हो, जंगल सफारी में जाते हो, तो वहां पे जो आपको दिखने को मिलेगा वो बहुत ज्यादा नंबर वाले ऑर्गेनिज्म आपको देखने में मिलेंगे। तो ये लाइन का मतलब आपको ऐसे समझना है। मुझे पता है आपको लाइन के मतलब बहुत बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, लेकिन देखो बहुत बार ऐसा होता है कि हर बार आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई टेक्स्ट बुक की लाइन आपको एक अलग अनोखा मीनिंग देके जाती है, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। देखो क्या कह रहे हैं, एनिमल हो, प्लांट हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, पर्टिकुलरली वो रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर स्पेसीज। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, होमो सैपियंस इज द साइंटिफिक नेम फॉर द ह्यूमन। इसमें सैपियंस क्या है? स्पेसीज है जिसमें ह्यूमंस आता है। अगर आप अलग अलग नाम बोलते हो तो ये है, होमो वाला वर्ड जो है वो है जीनस, सैपियन वाला वर्ड है वो है स्पेसीज। आपको इसको समझना है। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेसीज के बारे में बोला गया है, नंबर ऑफ स्पेसीज कितने हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्पेसीज का नंबर जो यहाँ पे दिया है 1.7 टू 1.8 मिलियन, लगभग लगभग अगर हम इंडियन कॉमा सिस्टम में इसको बात करते हैं तो 17 लाख से भी ज्यादा स्पेसीज एग्जिस्ट करते हैं, और हर एक स्पेसीज दूसरे स्पेसीज से अलग है। इसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब लिविंग, डाइवर्स मतलब एक दूसरे से अलग होना। तो ये सारे अगर हम एक साथ बात करना चाहते हैं, तो देयर आर 17 to 18 lakhs of species which exist, which are different from one another. That is simply nothing but biodiversity. अगले पेज पे चलते हैं। देखो अगर इसी पेज पे हम थोड़ा लास्ट वाले लाइन को फोकस करते हैं कि जैसे जैसे हम नया नया एरिया एक्सप्लोर करेंगे, और जैसे ओल्ड वाला भी एरिया एक्सप्लोर करेंगे, तो नए ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूअसली आइडेंटिफाई होंगे, क्लासिफाई होंगे, टेक्सोनॉमिकली उनको करेक्ट ग्रुप में डाला जाएगा। तो ये नंबर आने वाले टाइम में बढ़ भी सकता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या बोला है। देखो अगर हम बात करते कि इतने ज्यादा 17 लाख 18 लाख अगर स्पेसीज है, और अगर सभी को, अगर इन स्पेसीज को हम जानना चाहते हैं,
तो हर जगह उनके रहने के हिसाब से जहाँ पे वो रहते हैं उनको लोकल नेम से नवाजा जाता है। लेकिन अगर आप ये लोकल नेम के बारे में बात करते हो तो इसमें एक छोटी सी दिक्कत ये है कि ये लोकल नेम ना जगह जगह बदल जाता है, ये डिफर करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल सेट किया आपके लिए जिसके साथ आप क्या समझ सकते हो कि ऑनियन को प्याज कहते हैं हिंदी में, कांदा कहते हैं मराठी में, उलीपाया कहते हैं तेलुगु में। तो लोकल नेम से एक दिक्कत जो पैदा होती है वो है कंफ्यूजन, कि अगर आप अलग अलग जगह जाओगे, जैसे आप कभी भी ट्रिप पे जाते हो तो आप नई जगह एक्सप्लोर करते हो, तो वहां पे जो आपकी भाषा है वो भाषा वहां पे यूज नहीं होती। वहां की अपनी लोकल लैंग्वेज जो है उस भाषा के यूज से आप वहां पे थोड़ा डिफिकल्टीज फाइंड करते हो टू टॉक टू have a words with the people, to discuss with the people, to share something with the new people। तो वहां पे आपको ना अलग भाषा का यूज करना पड़ता है जो उनको समझ में आए। तो लोकल लैंग्वेज के साथ लोकल नेम के साथ ये प्रॉब्लम आता है, ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस सॉल्यूशन को हटाने के लिए हमें एक स्टैंडर्डाइज नेमिंग सिस्टम लगेगी जो सभी जगह सेम होगी। ऑल द पार्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सिस्टम ऑफ नेमिंग एक्सेप्टेड होगी, और जिसे हम क्या कहेंगे, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का सीधा सीधा मतलब है एक स्टैंडर्डाइज नेमिंग सिस्टम जो लोकल नेम का कंफ्यूजन दूर करेगी और एक ऐसा नाम देगी जो सभी जगह आपको एक मतलब समझाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल देखो, it is only possible when organism is described correctly that we know what organism the name is attached। फॉर एन एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। पहले इसके लिए हमें उसको करेक्टली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, करेक्टली डिस्क्राइब करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल हमने जैसे बोला प्याज है, कांदा है, उलीपाया है, अलग अलग भाषा में, हिंदी में, मराठी में, तेलुगु में रिस्पेक्टिवली। तो इस इन सभी को अलग अलग लोकल नेम्स है। तो उस लोकल नेम्स को अगर एक ही साइंटिफिक नेम से बोलना है तो एलियम सेपा इज द साइंटिफिक नेम फॉर द ऑनियन, in which allium is a genus and sepa is the species। तो हर वर्ल्ड के किसी भी कोने में अगर आप एलियम सेपा बोलते हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो अमेरिका हो, तो उसको लोग एक ही नाम से पहचानेंगे, दैट इज ऑनियन इन इंग्लिश। प्याज हिंदी में उसको प्याज समझेंगे, जो कोई हिंदी समझता है, जो कोई मराठी समझता है वो उसको कांदा समझेगा, जो कोई तेलुगु समझता है वो उसको उलीपाया समझेगा। लेकिन एलियम सेपा एक ऐसा कॉमन यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम है जो हर जगह दुनिया के किसी भी कोने में ये चेंज नहीं होगा। लोकल नेम जैसा ये मिसलीडिंग नहीं है, ये कंफ्यूजिंग नहीं है, ये स्टैंडर्ड नाम होता है जो पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए, पर्टिकुलर जीनस के लिए एक ही नाम होता है जो दूसरे स्पीसीज को नहीं दिया जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई एम गोइंग टू टॉक दिस लाइन इन अ मोर सिंपल मैनर, ह्यूमंस आर नोन एज होमो सैपियंस। तो आदमी को एक साइंटिफिक नाम दिया है दैट इज होमो सैपियन, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। वर्ल्ड वाइड होमो सैपियंस को सभी लोग ह्यूमंस ही समझेंगे। उम्मीद करता हूँ ये लाइन आपको समझ में आई है। देखो आगे जाके क्या बात करते हैं और हम किस चीज के बारे में बात करना चाहते हैं। अगर हम कुछ अगले वाले लाइन को डिकोड करते हैं तो देखो, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी द नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एन एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म। पहले उसको आइडेंटिफाई किया, बाद में उसको पर्टिकुलर साइंटिफिक नाम असाइन किया जो सभी बायोलॉजिस्ट ने ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया। तो पहला समझो, पहला होता है आईसीबीएन। आईसीबीएन का लॉन्ग फॉर्म देखो, अगर आपने यहाँ पे आईसीबीएन का लॉन्ग फॉर्म ढूंढा, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, मतलब जितने कितने प्लांट आते हैं उनको एक रूल बुक के हिसाब से एक नाम देना है जिसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ क्राइटेरियाज आपको जरूर दिखाई देंगे। यहाँ पे लिखा है देखो, कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ क्राइटेरिया आपको जरूर मिलेंगे जो आईसीबीएन ने डिसाइड किया है और जिसके मुताबिक हम हर एक प्लांट को नाम दे सकते हैं। आईसीबीएन जैसा दूसरा आता है जिसको हम कहते हैं आईसीजेडएन, जिसका लॉन्ग फॉर्म देखो क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसको पुराने पीवाईक्यूज में पूछा गया है, तो इसको आप थोड़ा याद करिए, यहाँ पे साइड में मार्क करके रख दीजिए। पीवाईक्यूज यहाँ पे आते हैं, पीवाईक्यूज को अलग कलर से हाईलाइट कराइए, या सिंपल ऑप्शन में आपको जो बता रहा हूँ कि आप एक स्टिकी नोट्स लीजिए, पेज के उस कॉर्नर में चिपका दीजिए, वहां पे नीट में या एम्स में या पुराने एग्जाम में कौन से साल में पूछा गया है वो थोड़ा
ध्यान से लिख लीजिए, मतलब आपको हमेशा उस पेज पे, उस लाइन्स पे थोड़ा और ध्यान जाएगा और आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। देखो, साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, मतलब इसका ये है, मैंजीफेरा इंडिका ये मैंगो का एक लौता 2 पार्ट से बना हुआ साइंटिफिक नाम होगा जो सिर्फ मैंगो को ही दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। ईच ऑर्गेनिज्म मतलब मैंगो हैज only one name which consists of two different part, one part of genus and one part of species, that is universal। ये आपको हम यहाँ पे समझाना चाहते हैं। and also ensure such a name has not be used for any other organism, मतलब मैंजीफेरा इंडिका ये नाम हम किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म को यूज नहीं करेंगे सिवाय मैंगो के। तो मैंगो के साथ एक ऐसा हो गया, मैंगो हैज अटैच्ड विद एन साइंटिफिक नेम दैट इज मैंजीफेरा इंडिका which is according to the principles and criteria which is provided by international code for botanical nomenclature, उसके हिसाब से, उसके रूल बुक के हिसाब से ये सारा बोला गया है। ठीक है, अगले वाले पार्ट में चलते हैं। देखो, बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को फॉलो किया, एक रूल्स को, एक क्राइटेरिया को फॉलो किया, और जिसमें बोला कि हर एक साइंटिफिक नाम जो होता है वो 2 हिस्सों से बना है। पहला बोला जेनेरिक नेम, दूसरा बोला स्पेसिफिक एपिथेट। उसको आसान भाषा में हम जीनस और स्पेसीज कह सकते हैं। इसका सीक्वेंस भी हमेशा याद रखना, जीनस हमेशा पहला आएगा, स्पेसीज हमेशा दूसरे नंबर पे आएगा। तो देखो, जो ये नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है जिसमें 2 नाम है, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, जिसको जीनस या स्पेसीज कहते हैं, जो 2 नामों से बना है, इसी स्टैंडर्डाइज नेमिंग सिस्टम को हमने क्या कहा, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाय का मतलब होता है 2, नॉमियल का मतलब होता है नेमिंग, नॉमेनक्लेचर का मतलब एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम ऑफ नेमिंग, जिसको प्रपोज किसने किया, कार्लस लिनियस ने। साइंटिस्ट का नाम याद रखना, यहाँ पे एक पीवाईक्यू है जो मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करके और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, द नेमिंग सिस्टम हैज अ 2 वर्ड्स which is found convenient। देखो, पहला जो नाम था लोकल नेम था, वर्नाक्युलर नेम थे, वो कंफ्यूजिंग थे, मिसलीडिंग थे, इसलिए नए नाम देने की सिस्टम आई जिसको हमने क्या बोला, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। वो आसान थे, कन्वीनियंट थे। फॉर एन एग्जांपल, मैंगो को अगर आपको समझना है साइंटिफिक नाम से, तो मैंगो का साइंटिफिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका, जिसमें मैंजीफेरा क्या है, जीनस है, इंडिका क्या है, स्पीसीज है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बाइनोमियल नेम कहते हैं। बाइनोमियल नेम क्यों कहा, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, पहले हिस्से को कहा जीनस, दूसरे हिस्से को कहा स्पीसीज। उम्मीद करता हूं आपको मेरा कंटेंट में जिस तरीके से आपको ये कुछ समझा रहा हूं वो समझ में आ रहा है। मैं आपसे ये भी हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरा वीडियो एनसीईआरटी के पेज के साथ साइड बाय साइड देखोगे तो बहुत ज्यादा आपको मजा आएगा ये सारा सीखने में। अगले वाले पेज में चलते हैं जहां पे हमने कुछ पुराने पीवाईक्यूज को ऐड किया है। तो देखो, एक्स क्या है, वाई क्या है। मैंने जैसे आपको बोला, मैंजीफेरा इंडिका ये एक साइंटिफिक नाम है मैंगो का, और हमने हमेशा क्या बोला कि जो पहला आता है उसको हम क्या बोलेंगे। देखो, पहला जो आता है वो जीनस आता है, हमेशा जीनस पहला आएगा, स्पीसीज बाद में आएगा। तो एक्स और वाई अल्फाबेट जो पहले और दूसरे आते हैं सीक्वेंस में, एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है, तो उसी हिसाब से हमारा एक्स क्या होगा, जीनस होगा, वाई क्या होगा, स्पीसीज होगा। और इस सिस्टम को प्रपोज किसने किया है, ऐसा बोला है। देखो, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो देखो क्या बोला है, द नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कार्लस लिनियस। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ढंग से पूछा है, द नेमिंग सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, तो अपना जेड जो है ना वो कार्लस लिनियस बनता है। उम्मीद करता हूँ ये पीवाईक्यू आपको समझ में आया, लेटेस्ट पीवाईक्यू है, तो ये पीवाईक्यू आपको अच्छी तरीके से मार्क करना है। स्टिकी नोट के मदद से आपको उसी पेज में, उसी पेज के कॉर्नर में कहीं समवेयर आपको ये चिपकाना है, जिसके मदद से आपको ये लंबा याद रहेगा। ठीक है, और उस पेज का आपके दिमाग में एक ज्यादा इंपॉर्टेंस भी बना रहेगा। देखो, अगला वाला पार्ट करते हैं, आईसीबीएन क्या है। आईसीबीएन का लॉन्ग फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। जैसे आईसीबीएन पूछा गया वैसे आईसीजेडएन भी पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इन दोनों में ये फर्क है, आईसीबीएन प्लांट काम करता है प्लांट्स के लिए और आईसीजेडएन काम करता है एनिमल्स के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरा जो लेआउट है, जो मेरा वीडियो है, वो अगर बीच में आ रहा है तो आप
वीडियो को थोड़ा रिवाइज कीजिए, थोड़ा टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखो अगले पेज पे चलते, रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है वो समझते हैं। तो देखो हर बायोलॉजिकल नेम जनरली लैटिन में होता है। लैटिन इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, तो इसीलिए लैटिन में सारा कुछ लिखा जाता है। सेकंड क्या बोला है, देखो सेकंड रूल क्या बोला है, बायोलॉजिकल नेम का पहला पार्ट जो आता है, पहला वर्ड जो आता है, हमेशा वो जीनस आता है। दूसरा पार्ट जो आता है वो हमेशा क्या आता है, स्पीसीज आता है। कंपोनेंट का सिंपल मतलब है पहला पार्ट दूसरा पार्ट, डिनोट का मतलब जो दर्शाता है। देखो बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब भी कभी हम कोई भी नाम हाथ से लिखते हैं तो हम हमेशा ये कोशिश करते कि उसको ना सेपरेटली अंडरलाइन करें, सेपरेटली। इसमें भी एक बार रूल्स पे सवाल बना था पीवाईक्यू का कि आप बायोलॉजिकल नेम को क्या करते हो, अगर हाथ से लिखा है तो इसमें क्या करेक्ट ऑप्शन है। तो हाथ से अगर लिखा होता है तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, जिससे कि अपना जीनस का और स्पीसीज का इंटीग्रिटी बना रहा है। और जब भी वो हम टाइप करते तो कंप्यूटर में इटैलिक्स में हम इसको चेंज करते, जिसका फॉर्मेट देखो क्या बोला है, द फर्स्ट वर्ड डिनोट जीनस which starts with a capital letter, while second one species specific epithet starts with a small letter। तो इसमें आप समझने की कोशिश कीजिए, मैंजीफेरा का यम जो है हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, इंडिका का आई जो है वो हमेशा लोअर केस में लिखा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया है। ये रूल्स है, रूल्स पे पीवाईक्यू बहुत ज्यादा बनते हैं। लिविंग वर्ल्ड में आप एक क्वेश्चन पकड़ के चलो, हमेशा पूछा जाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये चॉइस ऑफ क्वेश्चन के लिए चॉइस ऑफ कंटेंट है जहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने डाले हैं। नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय यूनिवर्सल रूल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्ररी। देखो कॉन्ट्ररी का मतलब जिस बच्चे को समझ में नहीं आता उसका वो क्वेश्चन पक्का गलत जाएगा। कॉन्ट्ररी का मतलब होता है इसमें से ऐसा क्या है जो अगेंस्ट रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है। तो देखो पहला वर्ड जीनस, दूसरा वर्ड स्पीसीज सही है, नेम्स आर रिटन इन अ लैटिन सही है, whenever hand written it must be separately underlined ये भी सही है। यानी इन्होंने क्या बोला है, बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, नो ये गलत है। कॉन्ट्ररी का मतलब समझो, अगेंस्ट रूल क्या है समझो, ये 2016 में पूछा गया सवाल है जो हमने कंटेंट के साथ आपको चिपका दिया है। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट और ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। अगले पार्ट पे चलते हैं। देखो अगला एक और क्वेश्चन, देखो क्या बोला है, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसीज के बाद ऑथर का नाम आना आना हमेशा तय होता है। तो देखो मैंजीफेरा इंडिका लीनियस, इसमें लीनियस क्या आपको दर्शाता है, लीनियस आपको दर्शाता है कि जिसने इस नाम को यूज किया है, प्रपोज किया है, प्रोवाइड किया है। तो ये 2019 में पूछा गया था कि करेक्ट फॉर्मेट क्या है साइंटिफिक नाम लिखने का। हम कार्लस लीनियस नहीं लिखते, सिर्फ लीनियस लिखते हैं, और वो भी LINN, जो आपको टेक्स्ट बुक के पेज के साथ में दिखा रहा हूं, which was described by Linnaeus। तो उस ऑथर का नाम यहाँ पे आता है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे टिक मार्क करके मैंने सही आंसर समझाने की भी कोशिश की है। देखो नेक्स्ट वाला क्या बोला है, टेक्स्ट बुक के हर एक पेज को मैंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके आपके साथ डिकोड करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा तरीका पसंद आया होगा और आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को लेके मेरा वीडियो जरूर सुनोगे तो आपको इसको दुगना फायदा मिलेगा। देखो क्या बोला है, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स है जिसमें हमने बोला कि 17 लाख से लेके 18 लाख तक नंबर है इनका, सिर्फ स्पीसीज का बोला, तो इन सभी को स्टडी करना बहुत मुश्किल है। तो इन सभी को स्टडी करने के लिए एक सिंपल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, प्रोसेस का यूज किया गया है, जिसको बोला क्लासिफाई करना। एनिमल को ग्रुप में डाला ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स और उसको स्टडी करेगा। तो 17-18 लाख ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना बहुत ही आसान हो गया जब उनको क्लासिफाई करना शुरू करा। तो जैसे प्लांट एनिमल ये क्लासिफिकेशन के बड़े ग्रुप हैं, डॉग्स कैट, इनको भी हम बड़ा ग्रुप मानते हैं। तो अगर हम कुछ कैरेक्टर्स से के हिसाब से कुछ ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप को स्टडी करना बहुत आसान है। जब भी हम डॉग कहते हैं तो यहाँ पे एक पिक्चर दिया है डॉग का जिसका नाम है जर्मन शेफर्ड, बुक में इसका फैंसी नाम दिया है अल्सेशियन, कॉमनली इसको जर्मन शेफर्ड कहते हैं। जब भी हम डॉग कहते हैं आपके सामने डॉग ही क्यों खड़ा रहता है, इमेजिन आप डॉग को ही क्यों करते हो, क्योंकि आपके दिमाग में डॉग के कुछ इम्प्रिंटेड इमेजेस है, डॉग के कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स आपके माइंड में पहले से छपे हुए हैं, तो आप ना हमेशा उसको डॉग ही समझते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डॉग बोला तो कैट क्यों इमेजिन नहीं होता, कैट बोला तो डॉग क्यों इमेजिन नहीं होता,
क्योंकि आपके दिमाग में पहले से ही प्री डिटरमाइंड डॉग का और कैट का कुछ फिक्स्ड इमेज है, कुछ फिक्स्ड कैरेक्टर्स है। उसके कारण ना आपको डॉग और कैट बोला तो हमेशा डॉग और कैट ही याद आता है। देखो आगे चलते हैं, देखो क्या बोला है। अगर हम बात करते हैं मैमल्स, तो मैमल्स के कुछ बेहतर कैरेक्टर, एक्सटर्नल ईयर्स, ये हॉलमार्क कैरेक्टर है जो मैमल्स दिखाता है। बॉडी हेयर्स जो सिर्फ मैमल दिखाता है। अगर हम बात करते हैं व्हीट प्लांट, राइस प्लांट, कोई भी कैटेगरीज, जैसे हम डॉग्स के बारे में बात करते हैं, कैट्स के बारे में, मैमल्स के बारे में, व्हीट राइस के बारे में, अलग अलग कैटेगरीज के बारे में। कैटेगरीज का मतलब होता है, देखो हम एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनको हम कैटेगरी बोलते हैं, इसको बहुत सारे टर्म्स में बोला गया है। देखो क्या बोला है, द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज अ टेक्सा। कैटेगरी को और एक बायोलॉजिकल वर्ड यूज किया है जिसको बोला टेक्सा। तो टेक्सा मतलब क्या, अगर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, टेक्सा है, लेवल है, कैटेगरीज है, ग्रुप्स है। आप उसको आसान आसान भाषा में उसको क्या कह सकते हो, ग्रुप्स भी कह सकते हो। तो ये अलग अलग है। फॉर एन एग्जाम्पल, प्लांट इज अ टेक्सा, वीट इज एन अल्सो टेक्सा, डॉग इज एन अल्सो टेक्सा, मैमल्स इज एन अल्सो टेक्सा। तो इनको अलग अलग लेवल पे हमने क्या बोला है, सिंपल भाषा में टेक्सा बोला है। अगले वाले स्लाइड पे चलते हैं, देखो क्या बोला है। Based on a characteristics, all the living organism can be classified into different taxa. Characteristics मतलब features of the organism। जैसे हम फोन के बारे में बात करते हैं तो फोन का कैमरा, फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे इसको फीचर कहते हैं, वैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स बोलते हैं। वार्म ब्लडेड होना, कोल्ड ब्लडेड होना, बॉडी फर होना या बॉडी हेयर्स होना। डिफरेंट टेक्सा, टेक्सा का मतलब होता है ग्रुप्स। तो देखो बोला क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है जिसमें कैरेक्टर्स के आधारे ऑर्गेनिज्म को एक साथ ग्रुप में लाना, एक ग्रुप में इंक्लूड करना, इसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। जैसे एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, इंटरनल कैरेक्टर्स, अलोंग विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसे काम करता है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इन सभी को मायने रखते हुए, इन सभी को रिलेट करके ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है अलग अलग कैरेक्टर को समझना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना, क्लासिफाई करना, उनको उनके रिस्पेक्टिव ग्रुप में डालना, उनको नाम देना, एक पर्टिकुलर नाम देना और उसको समझने की कोशिश करना। ये सारा टेक्सोनॉमी का बेसिस है। जैसे अगर हम समझते हैं कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। एक और बार समझाते हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ये टेक्सोनॉमी के मूलभूत आधार है। तो देखो क्या बोला है, अगले वाले स्लाइड में चलते हैं, चलो देखो क्या बोला है। टेक्सोनॉमी हमारे लिए नया चीज नहीं है। हम बहुत लंबे टाइम से टेक्सोनॉमी के बारे में बात करते आ रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं बताता कि हम इसी को टेक्सोनॉमी आगे जाके कहेंगे। आदमी ने हमेशा ऑर्गेनिजम्स के बारे में बहुत ज्यादा जानने की कोशिश की है विद रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। जैसे हमें फूड के बारे में, क्लॉथिंग के बारे में, शेल्टर के बारे में, अलग अलग एनिमल से अलग अलग फायदा हुआ है। तो हमने ना हमारे यूज के हिसाब से पहले एनिमल को क्लासिफाई किया था। अर्लियर क्लासिफिकेशन वाज टोटली बेस्ड ऑन यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर हम बात करते कुछ खाने वाले थे तो फूड के लिए यूज किया गया, जिनसे हमें कपड़े मिल सकते थे उनको हमने क्लॉथिंग के लिए, जिनसे हम कुछ शेल्टर के लिए बात करते थे, जैसे कोई एनिमल कहीं पे भी रहता था, जो जो वहां पे रहता था, तो वहां पे अर्लियर एनिमल्स ने वहां पे रहना भी शुरू कर दिया। तो ये वाला सारा हमने एनिमल से सीखा है, लेकिन कैसे, बेस्ड ऑन द यूजर्स। तो अगले वाले स्लाइड में चलते, देखो क्या बोला है। अगर हम बात करते कि humans are not only interested to know more about the different kind of organism but also the diversities, their differences, their varieties। तो उनके बारे में और ज्यादा जानने के लिए humans are always curious। तो इसी को और उनका एक दूसरे के साथ जुड़ा होना, इसको हमने क्या कहा, सिस्टमैटिक्स का। सिस्टमैटिक्स का मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे जुड़ा है। देखो यहाँ पे हमने उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी, डिफरेंसेस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन देम। मतलब जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, उनका दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है, उनमें क्या बेहतर आया, जिनमें कुछ बेहतर नहीं आया, क्या वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, क्या वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इसको हमने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहा। और हमने ये भी समझा कि हाउ द डिफरेंट स्पीसीज आर कनेक्टेड टू द ईच अदर, इसी को हम आसान भाषा में क्या कहते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप।
सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है कि वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। इवोल्यूशनरी का मतलब होता है कि उनमें क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, देखो तो अगले वाले पेज में चलते हैं। लीनियर साहब ने क्या बोला, देखो सिस्टमा ऑफ नेचर, ऐसे बुक में इनका सारा कुछ जो जो कुछ भी सिस्टमैटिक से रिलेटेड था, जिनका उन्होंने जो जो काम किया था उसको आइडेंटिफाई किया था, नॉमेनक्लेचर नाम दिया था, क्लासिफाई किया गया था, इस सारे चीजों को डिटेल में उन्होंने किस में लिखा, उनके एक ऐसे बुक में लिखा जिसका टाइटल था सिस्टमा ऑफ नेचर। तो देखो क्या बोला है, सिस्टमैटिक्स का मतलब एक और बार लिखा है यहाँ पे और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनका एक दूसरे के साथ लगाव और उनके एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हैं, ये जिसमें समझाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स कहते हैं। देखो क्या बोला है, अगले वाले पेज पे चलते हैं। देखो यहां से हम बात करेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। कैटेगरीज का मतलब होता है ग्रुप, लेवल, रैंक, टेक्सा। तो अभी आप समझो, क्लासिफिकेशन ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। स्टेप्स मतलब हायरार्की, मतलब एक दूसरे से जुड़े होना, एक स्टेप दूसरे स्टेप पे निर्भर होना, इसको कहते हैं हायरार्की। तो देखो क्या बोला है यहाँ पे, क्या बोला है, रैंक समझो, कैटेगरी बोलो, लेवल बोलो, टेक्सॉन बोलो, कुछ भी बोलो, ये सारा आपको क्या दर्शाता है, ये आपको सारा दर्शाता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई करने वाले यूनिट्स बोला है। और इन सभी को अगर हम एक साथ बात करते हैं, इन सभी को अलग अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को अगर हम एक साथ बात करते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ये समझने की कोशिश करो, जिनको बेसिक लेवल पे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोला गया, टेक्सॉन बोला गया। तो अगले वाले पेज में आपको ये बहुत अच्छे से समझाएंगे हम। देखो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एन फॉलोइंग एग्जांपल। जैसे इंसेक्ट है, इंसेक्ट है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें होता है जो आता है आर्थ्रोपोडा में, जिसका एक अमेजिंग फीचर है जिनमें होते हैं जॉइंटेड लेग्स। इंसेक्ट के लिए होते हैं 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स, ये एक कॉमन फीचर है जिसके मदद से जिन जिन जो जो ऑर्गेनिज्म पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स दिखाएंगे, 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग दिखाएंगे, वो सारे जाएंगे अपने इंसेक्ट में। तो ये हो गया कॉन्क्रीट कैरेक्टर्स जिसके हिसाब से हमने हर इंसेक्ट को उसके उसके अप्रोप्रिएट ग्रुप में डाला। अगर हम ये सभी बाकी लेवल के लिए भी करते हैं तो हमें क्लासिफिकेशन और बढ़िया जाएगा। एक सीक्वेंस समझो जिसको हमने बॉटम से ऊपर की तरफ, छोटे से मोटे की तरफ लिखा है। स्पीसीज है, जीनस है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम ऑब्लिक डिवीजन, किंगडम। तो अगर हम नीचे से ऊपर जाते तो स्पीसीज सबसे नीचे, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम ऑब्लिक डिवीजन और किंगडम। तो इसमें आपको समझना क्या है, सबसे छोटा जो रैंक है, सबसे छोटा जो ग्रुप है, सबसे छोटा जो कैटेगरी या लेवल है वो स्पीसीज है और सबसे बड़ा जो है वो किंगडम है। तो आपको यहाँ पे समझना क्या है कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं इन सभी को एक साथ हम क्या कहेंगे, टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहेंगे। क्लासिफिकेशन के लिए यूज किए गए अलग अलग यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशंस भी कहेंगे। देखो टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स और कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज। जैसे अगर हम बर्ड्स के बारे में बात करते हैं और बटरफ्लाई के बारे में बात करते हैं, ये दोनों अलग अलग ग्रुप में आते हैं। दे आर जस्ट नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। उनका फ्लाई कर पाना या मॉर्फोलॉजिकली उन दोनों के पास विंग्स होना, इसके लिए इस कैरेक्टर को देख के उनको एक साथ नहीं डाला जा सकता। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे और उस हिसाब से उन दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा। जैसे बर्ड्स आते हैं एव्स में और बटरफ्लाई आता है आर्थ्रोपोडा में। ये मुझे आपको समझाना है आसान भाषा में। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। देखो नेक्स्ट वाला पार्ट समझने की कोशिश करते हैं। टेक्सोनॉमिकल स्टडीज ने हमें ये समझाया कि कैरेक्टर्स जो है अलग अलग लेवल के, अगर हम इस यहाँ पे अगर ऊपर से नीचे आते हैं, देखो डिसेंडिंग मैनर में आते हैं। अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो असेंडिंग, अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो डिसेंडिंग मैनर में। के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, फाइलम हम एनिमल के लिए यूज करते हैं। डी फॉर डिवीजन, डिवीजन हम प्लांट के लिए यूज करते हैं। क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है। ये सारे के सारे अलग अलग लेवल के टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, जिनमें स्पीसीज जो है सबसे लोएस्ट कैटेगरी है स्पीसीज, और किंगडम जो है सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है। तो इसमें आपको समझना क्या है, देखो तो अभी जब भी आपको एक बेसिक सा सवाल आता है कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कैसे करेंगे, कि आप कैसे एक आध पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक आध ग्रुप में डालोगे, तो ये क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको मैं क्या समझाता हूं कि पहले आपको उस ऑर्गेनिज्म को
समझना पड़ेगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने पड़ेंगे, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको किसी ग्रुप में डालने के लिए आपको कुछ कॉन्क्रीट कैरेक्टर को समझना पड़ेगा और उसके बाद ही आप उसको क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर ग्रुप में डाल सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस के लिए तो वर्टिब्रल कॉलम, अगर हम बर्ड्स के लिए बात करते तो विंग्स, मैमल्स के लिए बात करते तो ममरी ग्लैंड। ये पर्टिकुलर पिन पॉइंट कैरेक्टर है जिसके हिसाब से हम एक ऑर्गेनिज्म को समझ सकते हैं और उस ऑर्गेनिज्म को हम पर्टिकुलर ग्रुप में डाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा और ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से ही एक आध ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर ग्रुप में डाला जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, स्पीसीज क्या है। हमने बोला स्पीसीज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में सबसे छोटा यूनिट है, सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, छोटा नहीं कह सकते, सबसे लोएस्ट कैटेगरी है। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में स्पीसीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल बात करते तो देखो क्या बोला है। इनमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती है, जो दिखने में एक जैसे होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं तो इनमें आपको कॉमन कैरेक्टर सबसे ज्यादा दिखाई देगा अगर आप दूसरे स्पीसीज के साथ इसको कंपेयर करते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंजीफेरा इंडिका में, मैंजीफेरा जीनस है, इंडिका स्पीसीज है। देखो क्या बोला है, सोलानम ट्यूबरसम, सोलानम ट्यूबरसम में सोलानम जीनस है, ट्यूबरसम स्पीसीज है। पैंथेरा लियो में लियो स्पीसीज, पैंथेरा जीनस है। तो अगर हम बात करते हैं अलग अलग वर्ड्स के बारे में तो आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे आप एक चीज जरूर समझिए, स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट, सबसे छोटा लोएस्ट, सबसे छोटा नहीं कहेंगे, सबसे लोएस्ट कैटेगरी है और जहां पे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज इनमें बहुत कॉमनली आपको दिखाई देंगे। ठीक है, देखो क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे और कुछ नाम दिए, सोलानम नाइग्रम, सोलानम ट्यूबरसम, सोलानम मेलानिजाना। तो इसमें क्या बोला है, अलग अलग नाम दिए, मकोई बोला है, बटाटा बोला है, वांगा बोला है, जो आपको समझना है। सोलानम लाइकोपर्सियम, जिसको हम टोमेटो बोलते हैं, देखो ये आपको सब समझना है। पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रेस, पैंथेरा पार्डस, तो आपको ये समझना है। मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज के लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से आपको कुछ लिखा ही दिया है, ग्रीन कलर से कुछ लिखा है, उसको समझो प्लीज। ये एनिमल साइज में बड़े होते हैं, ये दूसरे एनिमल पे निर्भर होता है, जिनमें कैट्स है और बहुत सारे एनिमल्स है। जैसे ये रोर करना जानते हैं, रोर मतलब रोर कर सकते हैं, स्कल शेप इनका आप देख सकते हो। ये सारे सिमिलैरिटीज है, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज कहना चाहते हैं हम। तो देखो यही बोला गया है। अगर हम आगे बात करते हैं तो क्या किया, देखो ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीसीज सैपियंस व्हिच ग्रुप्ड अंडर जीनस होमो। साइंटिफिक नेम फॉर दिस इज अ ह्यूमन बीइंग। देखो साइंटिफिक नेम दस फॉर द ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज होमो सैपियन, जिसमें होमो होता है जीनस, सैपियंस होता है स्पीसीज। तो यही आपको समझना है। देखो क्या कह रहे हैं, जीनस हमेशा पहला वर्ड याद रखो साइंटिफिक नाम में, दूसरा वर्ड स्पीसीज जो है, जो यहाँ पे सैपियंस बोला गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और थोड़ा आपको मेरे आवाज से भी पहचान में आ रहा होगा कि ये वीडियो हम थोड़ा जिसमें हमें बात करने टोटल 36 स्लाइड, अभी हम स्लाइड नंबर 28 में है, लेकिन एक साथ बात करने के कारण हो क्या जाएगा, आपको पूरा एनसीईआरटी चैप्टर वन शॉट में समझ में आएगा, वो भी एनसीईआरटी लाइन के हिसाब से। तो थोड़ा मैं मेरा स्पीड स्लो डाउन करता हूँ और आपको अगला वाला टेक्सोनॉमी कैटेगरी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो स्पीसीज के बाद आएगा जीनस, तो रिलेटेड स्पीसीज से बनेगा मेरा जीनस। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो देखो क्या बोला है, genus comprises group of related species which has more characters in a common in a comparison to the species of other genera। मुझे लगता है ये लाइन आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी दे सकती है, तो इसको मैं आपको अलग तरीके से समझाता हूँ। इसमें पैंथेरा जीनस है, लियो स्पीसीज है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कैनिस ल्यूपस, इसमें कैनिस जीनस है, ल्यूपस क्या है, स्पीसीज है। तो लियो और ल्यूपस एक दोनों से अलग है। तो देखो लियो क्या कह रहे हैं, देखो अगर हम पहले लाइन की तरफ और एक बार बढ़ते तो देखो क्या बोला है, जीनस में मोर कैरेक्टर इन अ कॉमन बोला है कंपैरिजन टू द स्पीसीज ऑफ अदर जनरा। मतलब जो लायन है, टाइगर है, इसमें आने वाले, पैंथेरा में आने वाले, जीनस में आने वाले ऑर्गेनिज्म है, और कैनिस में आने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, जिसमें कौन कौन आता है, डॉग भी आता है, फॉक्स भी आता है। तो डॉग को और फॉक्स को अगर हम लायन और टाइगर के साथ कंपेयर करते हैं तो जो पैंथेरा जीनस में आएगा वो ज्यादा सिमिलरिटीज दिखाएगा, जो कैनिस में आएगा
वो ज्यादा सिमिलरिटीज दिखाएगा अपने आने वाले मेंबर में, ल्यूपस में और डॉग्स में, ना कि ल्यूपस में और लियो में। समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। इतना ही समझा गया है इसमें। तो क्या बोला है देखो, जीनस मतलब क्या होता है? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होता है। यही लाइन सबसे मुश्किल है। एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बोला जाता है। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज इकट्ठा आते हैं जीनस में। जैसे यहाँ पे देखो, लियो है, पार्डस है, टाइग्रिस है, जो एक ही जीनस में आते हैं, पैंथेरा में। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट, ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे आगे क्या बोला है, अलग अलग जीनस होंगे तो उनमें पक्का आपको डिसिमिलरिटीज देखने को मिलेंगे। देखो फैमिलीज क्या है, फैमिलीज कैसे बनेंगे? देखो स्पेसीज बना, जीनस बना, जीनस से क्या बनेगा आगे? फैमिली, फैमिली से ऑर्डर। तो अब हम आए फैमिली पे। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा को हम क्या कहते हैं? रिलेटेड जनरा को आप क्या कहोगे? फैमिली कहोगे। नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे भी आप स्पेसीज से ऊपर की तरफ जाओगे, किंगडम की तरफ, तो आपको ना कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स घटते हुए दिखाई देंगे। तो हम यहाँ पे वही कहना चाहते हैं। देखो क्या बोला है, वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के बेसिस पे क्या किया गया है, यहाँ पे थोड़ा क्लासिफाई करने की कोशिश की है। फैमिली थोड़ा ऊपर वाला टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, तो यहाँ पे आपको अलग चीजें देखने को मिलेगी। देखो फैमिली को कैरेक्टराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव मतलब लीफ का कैरेक्टर, स्टेम का कैरेक्टर, रूट का कैरेक्टर, और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर मतलब इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर का स्ट्रक्चर, फ्रूट का स्ट्रक्चर, ये सारे कैरेक्टर जो आते हैं जिनको हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं। देखो क्या बोला है, सोलानम बोला, पेटूनिया बोला, धतूरा बोला, ये सारे इंक्लूड होते हैं फैमिली सोलेनेसी में। सोलेनेसी में देखो यहाँ पे भी लिखा है, सोलेनेसी में कौन कौन आता है? आलू आता है, पेटूनिया आता है, ऑर्नामेंटल प्लांट आते हैं, धतूरा आता है जिसको हम टॉक्सिक मानते हैं। जैसे अगर देखो लायन आता है, टाइगर आता है, लिपार्ड आता है, कैट आता है, ये सारे कौन से फैमिली में आते हैं? फैमिली पेलिडी में आते हैं। तो इनमें कुछ सिमिलैरिटीज जरूर होंगी और कुछ डिसिमिलैरिटीज भी जरूर होंगी। पेलिडी का मतलब कैट होता है और कैनिडी का मतलब डॉग होता है। हमेशा याद रखना, कैनिडी इज डॉग एंड पेलिडी इज कैट। देखो क्या बोला है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या देखो, हमने क्या बोला, स्पीसीज है, जीनस है, फैमिली है, फैमिली के बाद आएगा ऑर्डर। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज आपका क्या बनाएगा? अगला वाला टेक्सोनॉमी कैटेगरी बनाएगा जिसको हमने क्या कहा? ऑर्डर कहा। तो ऑर्डर कैसे बोला जाता है? देखो ऑर्डर बीइंग द हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, इनको क्या बोला? नॉट हाईएस्ट, हायर कैटेगरी। तो इनको एक साथ इकट्ठा किया है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट कैरेक्टर। देखो यहाँ पे अगर आप बात करते तो यहाँ पे जो सिमिलर कैरेक्टर है वो आपको घटते हुए दिखाई देंगे, और इनको जो एक साथ एक ग्रुप में बोला गया है वो इन कैरेक्टर के आधार बोला गया है। देखो 5 पेटल्स, बाइसेक्सुअल होना, सुपीरियर ओवरी होना, इन कैरेक्टर के आधार पे इनको एक साथ एक ऑर्डर में इंक्लूड करा गया है। जैसे हमने क्या बोला, फैमिलीज इंक्लूड होती है ऑर्डर में। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर कम होते हुए दिखाई देंगे। प्लांट फैमिलीज लाइक, इसको आप कैसे पढ़ोगे? देखो कॉर्न, वॉल, वू, एसी। अगर ऐसे पढ़ते हो तो आपको ये पढ़ना आसान हो जाएगा। देखो मैं आपको एक और बार समझाने की कोशिश करता हूं। कॉर्न, कॉर्न, वॉल, वू, एसी। एल को नहीं पढ़ना है, साइलेंट रखना है तो आप पढ़ पाओगे। देखो कॉर्न, वॉल, वू, एसी, सोलेनेसी आर इंक्लूड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स बेस्ड ऑन, किसके आधार पे? फ्लोरल कैरेक्टर के आधार पे इनको पॉलीमोनियल जैसे ऑर्डर में लिया है। एनिमल ऑर्डर लाइक कार्निवोरा। कार्निवोरा का मतलब है जो कोई मांस खा सकता है, जो कोई मांसाहारी है। जैसे पेलिडी है, कैनिडी है, जिसमें कैट आते हैं, डॉग आते हैं, इनको बोला है कार्निवोरा। एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा। आपको अगर प्लांट की तुलना में एनिमल वाला आसान लग रहा है तो आप हमेशा एनिमल वाला याद रखने की कोशिश कीजिए। देखो अगला वाला क्या बोला है, अगला वाला है क्लास। क्लास अगर हम वापस एक और बार स्टार्ट करते हैं, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आएगा क्लास। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो रिलेटेड ऑर्डर से बनता है क्लास। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा, जिसमें मंकी आता है, गोरिल्ला आता है, गिबॉन आता है, ये सारे क्लास मैमेलिया में। ऑर्डर कार्निवोरा में कौन आता है? टाइगर आता है, कैट आता है, डॉग आता है। दोज हु आर एबल टू ईट फ्लैश, दोज हु आर एबल टू ईट द अदर एनिमल, जिनको हम मांसाहारी कहते हैं, कार्निवर्स कहते हैं। तो अगर आपने देखा कि ये क्लास जो है, क्लास मैमेलिया में कौन कौन आता है? वार्म ब्लडेड वाला। किस आधार पे आते हैं? जो वार्म ब्लडेड होने चाहिए, जिनको हेयर होना चाहिए, फर होना चाहिए,
मैमिलिया में स्पेशली अगर हॉलमार्क फीचर्स के बारे में बात करते तो दोज आर मिल्क प्रोड्यूसिंग। प्राइमेटा एंड कार्निवोरा बोला है, ये दो अलग अलग ऑर्डर जो कहाँ पे आते हैं, अंडर मैमिलिया ही आते हैं। प्राइमेटा मतलब क्या, प्राइमेटा के कुछ कैरेक्टर आपको समझाता हूँ। जिनको थंब है, जिनका आईसाइट स्ट्रिक्ट देख आईसाइट की मदद से जो स्ट्रेट देख पाते हैं, जिनका ब्रेन जो है ना बहुत अच्छा है, स्मार्ट ब्रेन है, उनको हम प्राइमेट्स कहते हैं। कार्निवोरा मांसाहारी वाले को कहते हैं। और ये सारा एक साथ आ गया, रिलेटेड ऑर्डर एक साथ आते हैं क्लास में। अगला वाला पॉइंट देखो, क्लास के बाद आता है अपना फाइलम। अगर हम बात करते हैं, देखो स्पेसीज है, जीनस है, फैमिली है, फैमिली के बाद है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद है क्लास, क्लास के बाद होता है फाइलम ऑब्लिक डिवीजन। फाइलम होता है हमेशा एनिमल्स के लिए, डिवीजन होता है प्लांट के लिए। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि एनिमल लाइक फिश, देखो फिश है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल है, बर्ड है, मैमल्स है, इन सभी को एक फाइलम में डाला गया जिसका नाम है कॉर्डेटा, बेस्ड ऑन अ कॉमन कैरेक्टर्स that are thought in the mind, presence of notochord, dorsal hollow neural system। इन कारणों के कारण इनको एक ही फाइलम में इंक्लूड करा गया और इसको बोला कॉर्डेटा। अगर हम बात करते हैं प्लांट के बारे में, तो प्लांट में आपको सिर्फ फाइलम के अलावा आपको सिर्फ क्या बोलना है, डिवीजन बोलना है। यहाँ पे एक और बार दिखाता हूँ, फाइलम ऑब्लिक डिवीजन में आपको ये समझना है कि फाइलम ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, एनिमल के लिए यूज किया जाता है, और डिवीजन ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है ये आपको प्लांट के लिए यूज करना पड़ता है ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन। अगला वाला वर्ड समझिए प्लीज, किंगडम क्या है। अगर हम बात करते हैं फाइलम डिवीजन के बाद सबसे आखिरी में आने वाला किंगडम है, जिसको हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोला गया है। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं तो हमने क्या बोला कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो क्या होते हैं, गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो अगर आपको लाइन के हिसाब से समझाता हूं, देखो यहाँ पे 5 मेजर किंगडम हमें जो अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज पता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमालिया, जिनके अलग अलग स्पेसिफिक कैरेक्टर है। हम यहाँ पे इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम किंगडम के बारे में ओवरऑल बात करेंगे जो यहाँ पे लिखा है। तो देखो क्या बोला है, किंगडम क्या करता है, फाइलम और डिवीजन को एक साथ करता है। अगर सारे फाइलम है, अगर हम एनिमल के बारे में बात करें तो फाइलम को इकट्ठा करके एक साथ लाएगा। अगर हम प्लांट के बारे में बात करें तो डिवीजन को एक साथ करके वो किंगडम में इंक्लूड करेगा। तो अगर हम बात करना चाहते हैं ऐसे, तो देखो क्या बोला है। अगर इस लाइन में आपको कंफ्यूजन है तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे अलग अलग डिवीजन है। ये डिवीजन क्या करते हैं, आपको एक बड़ा वाला मेन क्या बना के देते हैं, आपको एक बड़ा वाला टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बना के देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लांटी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये यदि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये सारा जो दिखाया गया है हमने नीचे से ऊपर की तरफ दिखाया, जिसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में बोला है। टेक्स्ट बुक का वो इमेज मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, लेकिन अलग सा मैंने हाथ से लिख के बनाया, स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, और आखिरी में सबसे हाईएस्ट आता है किंगडम। तो इसको अगर आप ऐसे याद रखोगे तो आपको ये बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। देखो क्या बोला है, क्या बोला है, देखो द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एज यू गो फ्रॉम द स्पेसीज टू द किंगडम, यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। जब हम स्पेसीज से किंगडम की तरफ चलते हैं, जैसे नीचे से अगर ऊपर की तरफ चलेंगे तो बोला गया है, देखो हाइयर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप। इस लाइन को और आसान बनाने के लिए मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की है। अगले वाले स्लाइड में मैं आपको अगले वाले स्लाइड में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो कॉर्डेटा में कौन कौन आता है, कॉर्डेटा में आता है ह्यूमन, आता है फिश, आता है फ्रॉग, आता है। हालांकि ये सभी अपने अपने अलग अलग टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन के अलग अलग लेवल में आता है, और वो हर एक अलग अलग है, एक दूसरे को अलग अलग कैरेक्टर के हिसाब से, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हाइयर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप। अगर हम फाइलम के बारे में बात करते हैं, क्लास के बारे में बात करते हैं, तो देखो हम कैसे याद कर पाते हैं इसको। तो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड के कारण ये सभी अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो अपने अलग अलग कैरेक्टर्स दिखाते हैं, उनको एक साथ कॉर्डेटा में इंक्लूड किया है। लेकिन अगर हम जैसे नीचे नीचे जाएंगे, अलग ऑर्डर में जाएंगे, उनके फैमिली में जाएंगे, उनके जीनस में जाएंगे, उनके स्पीसीज में जाएंगे, तो अपने को स्पेसिफिक कैरेक्टर्स दिखाई देंगे, जो जैसे आप ऊपर आते हो तो आपको दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए बोला है, जैसे आप किंगडम में, फाइलम में, डिवीजन में या क्लासेस में आपको क्लासिफाई करना
बहुत मुश्किल है। जितना आप लोअर लेवल का क्लासिफिकेशन समझोगे, जानोगे, उतना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है। तो टॉपिक का लास्ट पार्ट है जो सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, जिसमें बहुत सारे सवाल आज तक पूछे गए, नीट 2023 में पूछा गया है हाउस फ्लाई को लेके। तो इसको कैसे समझते, देखो ध्यान दीजिए, मैं इसको बहुत स्लो डाउन करके समझाने वाला हूँ। आपने द लिविंग वर्ल्ड का कुछ आखिरी हिस्सा है ये टॉपिक का, जिसको आपको समझना है। देखो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये समझाता हूँ। स्पेसीज है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम ऑब्लिक डिवीजन है, किंगडम है। ये हुआ अपना नीचे से ऊपर की तरफ का सीक्वेंस। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये हो गया मेरा नीचे से ऊपर की तरफ का सीक्वेंस। तो यहाँ पे ना स्पेसीज नहीं दिया गया है, सीधा जीनस से स्टार्ट किया है और किंगडम भी नहीं बोला है। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम ऑब्लिक डिवीजन। तो आपको ये पूरा टेबल याद कैसे करना है, देखो पहला हम ह्यूमन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, जिसको हमने एक ट्रिक दिया है, HHPMC। तो पहला ये याद कर लो। देखो स्पेसीज हो गया, जीनस हो गया नीचे से ऊपर की तरफ, फैमिली हो गया, ऑर्डर हो गया, क्लास, फाइलम ऑब्लिक डिवीजन हो गया, किंगडम हो गया। तो जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम ऑब्लिक डिवीजन। स्पेसीज को हम अलग से बात नहीं करेंगे, किंगडम को हम अलग से बात नहीं करेंगे, साइंटिफिक नाम हम याद जरूर रखेंगे। देखो ह्यूमन का साइंटिफिक नाम होता है होमो सैपियन, हाउसफ्लाई का साइंटिफिक नाम मुस्का डोमेस्टिका, मैंगो का साइंटिफिक नाम मैंजीफेरा इंडिका, वीट का साइंटिफिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ये तो हम अलग से याद रखेंगे, लेकिन जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम डिवीजन को एक साथ कैसे याद रखेंगे, इसको हम कोशिश करते हैं। जिसमें मैच द कॉलम का क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, जिसमें फैमिली पूछा गया है हाउसफ्लाई का, मुसीडी में कौन आता है ऐसे उल्टा एक बार पूछा गया है। तो इसीलिए ये टेबल आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, टेबल आपको लर्न करना ही पड़ेगा। देखो क्या बोला है, जीनस क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, फाइलम ऑब्लिक डिवीजन क्या है। फाइलम हम एनिमल के लिए, डिवीजन हम प्लांट के लिए यूज करते हैं। ये वर्ड्स आप हमेशा याद रखो। हमें याद क्या करना है, HHPMC। यहाँ पे एक और बार लिखता हूं, HHPMC। तो H से होता है होमो, H से होता है होमोनिडी, P से होता है प्राइमेटा, M से होता है मैमेलिया, C से होता है कॉर्डेटा। H क्या है, जीनस है, होमो क्या है, जीनस है, H और एक बार H जो बोला है वो क्या है, होमोनिडी है, P क्या है, प्राइमेटा है, M क्या है, मैमेलिया है, C क्या है, कॉर्डेटा है। उम्मीद करता हूँ HHPMC के मदद से आप जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम याद कर पा रहे होंगे। ये एनिमल्स है तो इसीलिए हम इसको फाइलम कहते हैं। देखो MMDIA, मुस्का, मुसीडी, डायप्टेरा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा। मुस्का क्या है, जीनस है, मुसीडी क्या है, फैमिली है, डायप्टेरा क्या है, ऑर्डर है, इंसेक्टा क्या है, क्लास है, आर्थ्रोपोडा क्या है, ये फाइलम है। MMDIE ह्यूमन के लिए हमने याद कैसे करा था, HHPMC। हाउसफ्लाई के लिए हमने याद कैसे करा, MMDIE। मैंगो एज नाउ इट इज प्लांट, तो हम यहाँ पे डिवीजन बोलेंगे, यहाँ पे डिवीजन बोलेंगे, यहाँ पे फाइलम, यहाँ पे फाइलम। मैन के लिए, हाउसफ्लाई के लिए फाइलम बोला जाएगा, मैंगो के लिए और वीट के लिए हम क्या बोलेंगे, डिवीजन बोलेंगे। तो मैंजीफेरा इंडिका साइंटिफिक नाम है मैंगो का। देखो मैंजीफेरा जीनस है, एनाकार्डेसी फैमिली है, सैपिंडल्स ऑर्डर है, डाइकोटिलीडोनी क्लास है, एंजियोस्पर्मी डिवीजन बोलेंगे। तो यहाँ पे आप याद कैसे करोगे, मास्दा लिखोगे, मास्दा, तो आपको याद हो जाएगा। मास्दा मैंगो के लिए, मैंजीफेरा, एनाकार्डेसी, सैपिंडल्स, डाइकोटिलीडोनी, एंजियोस्पर्मी, जो जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और डिवीजन को रिस्पेक्टिवली क्या करते हैं, एप्रोप्रिएट हेडिंग्स जो हमने उसको सीक्वेंस में याद करने की कोशिश की है। इसको कैसे याद करोगे, देखो TPP और आखिरी में माँ को याद करो। तो देखो TPP और आखिरी में माँ को याद करो, ट्रिटिकम, पोएसी, पोएल्स, मोनोकोटिलीडोनी, एंजियोस्पर्मी। ट्रिटिकम क्या है, जीनस है, पोएसी क्या है, फैमिली है, पोएल्स क्या है, ऑर्डर है, क्लास क्या है, मोनोकोटिलीडोनी है, और एंजियोस्पर्मी क्या है, इसका डिवीजन है। एज इट इज प्लांट, ये डिवीजन है। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको समझ में आ रही होगी। मैं टेबल का एक और बार हटा देता हूँ, जो कुछ भी मैंने लिखा है यहाँ पे पहला लिखा हुआ रब नहीं होगा, लेकिन हम ये सारे पांच पांच अल्फाबेट के जो सीक्वेंस है उसको एक और बार रिपीट करने की कोशिश करेंगे। देखो क्या बोला है यहाँ पे, HHPMC ह्यूमन के लिए,
यहाँ पे लिखता हूँ HHPMC, यहाँ पे देखा हाउस फ्लाई के लिए MMDIE, मैंगो के लिए देखो मास्दा मास्दा, और वीट के लिए TPPMA। इसको याद रखो। स्पेसीज जीनस आपको क्या करना है, देखो स्पेसीज जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम ऑब्लिक डिवीजन किंगडम, आपको पहला लोअर यूनिट और हाईएस्ट यूनिट को हटाना है, बाकी आपके 5 वर्ड सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मतलब अगर आपने पहला स्पेसीज को हटाया और किंगडम को हटाया तो जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम डिवीजन आपको सीक्वेंस में मिलेगा। मतलब ये जीनस होगा, ये आपका फैमिली होगा, ये आपका ऑर्डर होगा, ये आपका क्लास होगा, ये आपका फाइलम होगा, ये आपको सीक्वेंस में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।